विद्यार्थियों, देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राकेश मेहर की ओर से आपका सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं आपको राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में आज बात करूंगा और मैं आज आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण पॉइंट लूंगा। इससे पहले मैंने आपको देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के प्राचीन सिक्के, राजस्थान के प्रसिद्ध वाद्य यंत्रों के संदर्भ में बात की। बहुत से बच्चों का मैसेज आया कि सर इतना टफ आता है क्या? आपको ऐसा लगता है टफ नहीं है, टॉपिक को मैंने थोड़ा सा क्लियर किया है, हटकर कुछ बातें बताई। कुछ प्रश्न एग्जाम में इसी प्रकार के आते हैं। मैं आज आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से पहले कुछ कड़ी बता रहा हूं जो आप नोट करेंगे। कुछ बच्चों ने फोन करके कहा कि राजस्थान का सर इस प्रश्न पर हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, जैसे नवलखा। नवलखा टॉपिक लेने से पहले मैं आपको कुछ कड़ी बता रहा हूं तो उनको नोट करें। नवलखा एक है दुर्ग, राजस्थान में एक नवलखा दुर्ग है। एक राजस्थान में नवलखा झील है और राजस्थान में एक नवलखा बावड़ी है। एक राजस्थान में नवलखा भवन है। राजस्थान में नवलखा दुर्ग झालावाड़ में है। नवलखा दुर्ग झालावाड़ में, नवलखा झील, नवलखा भवन, नवलखा बावड़ी। तो नवलखा भवन चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और नवलखा दरवाजा रणथंभौर में स्थित है। नवलखा झील बूंदी में स्थित है। तो नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। इनके अलावा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। नवलखा दुर्ग आप झालावाड़ करेंगे, नवलखा झील आप बूंदी करेंगे, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर करेंगे, नवलखा भवन चित्तौड़गढ़ में स्थित है, नवलखा दरवाजा रणथंभौर में स्थित है। तो छठा है नवलखा बाग स्थित है। नवलखा बाग करौली में स्थित है। नवलखा बाग करौली में स्थित है। नवलखा दरवाजा रणथंभौर में है। नवलखा भवन चित्तौड़गढ़ में है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नवलखा झील बूंदी में है। तो नवलखा दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। ये राजस्थान की प्रसिद्ध नवलखा है। बच्चे ने मेरे से फोन करके पूछा कि गुरुजी नवलखा बाग कहाँ है? हमने नवलखा रणथंभौर पढ़ा, दरवाजा रणथंभौर में पढ़ा, भवन नवलखा चित्तौड़गढ़ में, नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नवलखा झील बूंदी, नवलखा दुर्ग झालावाड़ में, लेकिन नवलखा बाग कहाँ है? तो करौली में स्थित है। इसी प्रकार एक और पॉइंट बनता है, वो देखिए। कुछ कड़ी एक दो और बता रहा हूं, फिर आपकी टॉपिक राजस्थान की प्राचीन सभ्यता पे आएंगे। उससे पहले मैं आपको ये एक छोटी सी बात है, लेकिन हम बड़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं और बच्चे कहते हैं सर हमें तो इसमें समझ में ही नहीं आया। राजस्थान का प्रवेश द्वार, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है। तो राजस्थान का पूर्वी, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर में स्थित है। तो राजस्थान का
पूर्वी प्रवेश द्वार। बस यही दिक्कत अलवर आ जाते हैं बच्चे, या इसको ही भरतपुर कर देते हैं। नहीं, ये धौलपुर है। ये क्या है? धौलपुर। तीसरा है राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार तब आपको अलवर करना है। क्या करना है? अलवर। और आ जाता है राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार। पूर्वी सिंह द्वार तब आप क्या करोगे? एक बार दोबारा देखिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार कोई दिक्कत नहीं है, भरतपुर। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार आप धौलपुर करेंगे। राजस्थान का सिंह द्वार आप अलवर करेंगे। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार तब भी आप भरतपुर करेंगे। इस प्रश्न पर आकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस करते हो आप, तो ध्यान रहे, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर है, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार धौलपुर है, राजस्थान का सिंह द्वार अलवर है, राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर है। इस प्रकार से इन पर ध्यान रहे। इस टाइप कई प्रश्न इस टाइप के आते हैं और हमसे गलतियां होती है। जैसे एक कड़ी और बताऊंगा, फिर आपके टॉपिक पर आऊंगा। तो वो कड़ी इस प्रकार है, देखिए, कठपुतली। कठपुतली के संदर्भ में एक छोटी सी बात है। कठपुतली एक लोक नाट्य नहीं आता है। कठपुतली प्रसिद्ध है। कठपुतली प्रसिद्ध है। कठपुतली महोत्सव प्रसिद्ध है। महोत्सव प्रसिद्ध है। एक है कठपुतली संग्रहालय स्थित है। एक है कठपुतली के जादूगर। कठपुतली के जादूगर। इस प्रकार से प्रश्न बनता है राजस्थान में। और अगर आप चाहें तो खुल के लिखें, तो इस तरह से आपको थोड़ी सी महसूस ऐसा हो रहा होगा कि ये क्या है। राजस्थान में कठपुतली प्रसिद्ध है। राजस्थान में कठपुतली प्रसिद्ध है, एक टाइप। दूसरी टाइप, राजस्थान में कठपुतली महोत्सव प्रसिद्ध है। तीसरा है राजस्थान में कठपुतली संग्रहालय स्थित है। और तीसरा है राजस्थान में कठपुतली के जादूगर है। ये 3-4 टाइप है। राजस्थान में कठपुतली प्रसिद्ध है, आप उदयपुर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, उदयपुरी करोगे आप। मुझे विश्वास है, मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थी कई बार इन चीजों को मुझसे पढ़ चुके हैं। फिर भी अगर आपको डिस्टर्ब होता है तो यहाँ कठपुतली महोत्सव, इसको आप उदयपुर ना करें। कठपुतली महोत्सव जयपुर का प्रसिद्ध है। प्लीज एक बार दोबारा देखें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कठपुतली राजस्थान में कठपुतली प्रसिद्ध है उदयपुर, कोई दिक्कत नहीं है। कठपुतली कहां की प्रसिद्ध है? उदयपुर। राजस्थान में कठपुतली महोत्सव प्रसिद्ध है जयपुर। राजस्थान में कठपुतली संग्रहालय, यहां थोड़ा सा कठपुतली संग्रहालय स्थित है। तो कठपुतली संग्रहालय बागोर हवेली उदयपुर। बागोर हवेली उदयपुर में, बागोर हवेली उदयपुर में कठपुतली संग्रहालय और कठपुतली के जादूगर पदम जी दादा को माना जाता है।
पद्मजी दादा को राजस्थान में कठपुतली का जादूगर कहते हैं। कठपुतली का जादूगर पद्मजी दादा है। राजस्थान में कठपुतली संग्रहालय पाकुर हवेली उदयपुर में स्थित है। राजस्थान में कठपुतली महोत्सव जयपुर में आयोजित होता है। राजस्थान में कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है। इस प्रकार से राजस्थान में कठपुतली के संदर्भ में प्रश्न अगर आए तो इनको आप बड़े कॉपी में नोट करें और बड़े ध्यान से देखते जाएं। मैं आपको कहना चाहता हूं, लॉकडाउन खत्म होते ही एग्जाम की तुरंत डेट आ सकती है। ऐसी स्थिति में मैं आपको राजस्थान साथ साथ भारत का संविधान के टॉपिक लेकर आया हूं, तो पढ़ाता रहूंगा लगातार जब तक ऐसी स्थितियां रहेंगी। आप इनको कॉपी में नोट भी करते जाएं जिससे अपडेट होने में दिक्कत नहीं आए। वो देखिए, मैं आज आपको ले रहा हूं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों में मैंने सिक्के आपको पढ़ाए। सिक्के जब विद्यार्थियों ने देखे तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। जब विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छा है, इससे तो पूरे सिक्के समझ में आते हैं। इसके बाद मैंने वाद्य यंत्र लिए। वाद्य यंत्रों में भी मैंने ट्रिक्स बताई। वाद्य यंत्रों को पढ़ने का तरीका, किताबों में अनावश्यक तरह तरह के जिनकी उत्पत्ति राजस्थान से नहीं है वो वाद्य यंत्र भी पढ़ाते हैं लोग। गाइडों में भी लिखे हुए हैं जो यूपी से उत्पन्न है और राजस्थान में उन वाद्य यंत्रों का राजस्थान की संस्कृति में कोई उद्भव नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है। हमेशा राजस्थान में प्रश्न सिक्कों से हुआ या वाद्य यंत्रों के संदर्भ में, वाद्य यंत्रों के संदर्भ में जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं वो ही वाद्य यंत्र आए जिनकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई। अब गाइड में या अन्य कई ऐसे पढ़ाते रहते हैं जैसे चल रहा है, कहीं का हो कैसा भी हो पढ़ा दिया, विद्यार्थी पढ़ता रहता है। इसलिए इस युग में अपनी अच्छी मजबूत तैयारी के लिए आप टॉपिक की महत्वता को देखें। ऐसा देखें कि कंपटीशन में क्या आता है, वो जरूर ध्यान रखें। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। मैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता पढ़ाने से पहले आपको कुछ बातें कर रहा हूं। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न कहता हूं, भारत में सबसे प्राचीन वैष्णव धर्म के मंदिर के अवशेष कहां प्राप्त हुए? प्रश्न आ जाता है, राजस्थान में सबसे प्राचीन वैष्णव धर्म के मंदिर के अवशेष कहां प्राप्त हुए? देखिए, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। छोटी सी शुरुआत करते हैं। नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता की बात करें, नगरी सभ्यता की खोज 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने इस सभ्यता की खोज की। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम मध्यमिका। क्या है? मध्यमिका। इसका प्राचीन नाम मध्यमिका है। प्रश्न आता है, राजस्थान में सीबी जनपद के सिक्के यहीं पर प्राप्त हुए हैं। आप नोट करते चलें। नगरी सभ्यता की खोज 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने सभ्यता की खोज की। ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम है मध्यमिका। यहां सीबी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और याद रहे, भारत में सबसे पहले राजस्थान में नहीं, भारत की बात कर रहा हूं। भारत में सबसे पहले वैष्णव धर्म के
मंदिरों के अवशेष नगरी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। एक बार दोबारा देखें, प्रश्न आएगा भारत में सबसे पहले वैष्णव धर्म के या सबसे प्राचीन वैष्णव धर्म के मंदिरों के अवशेष राजस्थान में कहां प्राप्त हुए? तो आप नगरी सभ्यता करोगे, नगर सभ्यता नहीं। नगर सभ्यता तो टोंक में, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो नगर सभ्यता टोंक में स्थित है। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में स्थित है, तो नगर सभ्यता टोंक में। ध्यान रहे। तो नगरी सभ्यता की खोज, एक बार दोबारा देखें, नगरी सभ्यता की खोज 1904 में डॉक्टर भंडारकर ने की। ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम मध्यमिका है। यहाँ सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं और भारत के अंदर सबसे प्राचीन वैष्णव धर्म के मंदिरों के अवशेष इस नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में ही प्राप्त हुए हैं। आगे इसी प्रकार का एक और प्रश्न ले रहा हूं, वो थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये छोटी छोटी सभ्यताओं से भी कभी कभी बड़े प्रश्न उठा लिए जाते हैं। जैसे एक बार जोधपुरा सभ्यता उठा लिया था फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेक्चर में। तो इस प्रकार से कई प्रश्न बड़ी एग्जामों में भी इन छोटी सभ्यताओं से उठा लिए जाते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, इसी प्रकार एक है रेड सभ्यता। इस सभ्यता की खोज 1938 में के.एन. पुरी ने इस सभ्यता की खोज की थी। रेड सभ्यता ये निवाई टोंक में स्थित है। निवाई टोंक में स्थित है। इसकी खोज 1938 में के.एन. पुरी ने की थी। रेड सभ्यता से क्या प्रश्न आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए। राजस्थान में कांच या शीशे की मुद्रा या सिक्के राजस्थान में कांच या शीशे की मुद्रा या सिक्के रेड सभ्यता टोंक में प्राप्त हुए हैं। रेड सभ्यता टोंक में ही, इसमें ही एपेलो डॉटास और इंडोनेशियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। आपसे प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में एपेलोडोटास और इंडोनेशियन सिक्के कहां प्राप्त हुए हैं? तो आप करके आएंगे रेड सभ्यता टोंक। रेड सभ्यता में 2007 में यहाँ विशाल सिक्कों का भंडार प्राप्त हुआ है। यहाँ लगभग 3050 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसे भारत की प्राचीन टाटा नगरी कहते हैं। प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि राजस्थान की प्राचीन टाटा नगरी किसे कहा जाता है? रेड सभ्यता। राजस्थान की वह सभ्यता जहां एपेलोडोटास इंडोनेशियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, रेड सभ्यता। 2007 में विशाल सिक्कों का भंडार, राजस्थान में सबसे ज्यादा सिक्के यहीं प्राप्त हुए, इसीलिए इसे भारत की प्राचीन टाटा नगरी कहते हैं। यहाँ एक गजमुखी यक्ष की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। मातृ देवी की मूर्ति भी हुई है
गजमुखी यक्ष की मूर्ति और कांच या शीशे की मुद्रा, ये निवाई टॉप में स्थित एक सभ्यता है। याद इसमें ये 2-3 प्रश्न रखने हैं। एक तो ये इंडोनेशियन और एपेलोडोटस के सिक्के, कांच शीशे की मुद्रा, प्राचीन भारत की टाटा नगरी, यक्ष की मूर्ति, ये रेड सभ्यता की प्रमुख खोज है। रेड सभ्यता की खोज 1938 में की गई। मैं आपसे आगे चलता हुआ एक प्रश्न कर रहा हूं, वो ध्यान से सुने। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे प्राचीन, यानी राजस्थान में कांच या शीशे, इसको अगर ऐसे कह दिया जाए आपसे, थोड़ा सा ध्यान रखना, कांच या शीशा या शीशे की मुद्रा, तो आपको रेड सभ्यता टॉप करनी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कांच या शीशे के आभूषण, तब आप अपना प्रश्न बदल देना। यह है बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में ये कांच या शीशे के क्या है आभूषण। लेकिन अगर मुद्रा की बात आए कांच या शीशे की, तो आप रेड सभ्यता टॉप करना है। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें कई बार प्रश्न में डिस्टर्ब होता है, इसलिए आगे मैं आपको राजस्थान की प्राचीन सभ्यता पढ़ा रहा हूं और प्राचीन सभ्यता में मैं आपसे कुछ प्रश्न कर रहा हूं, तो वो ध्यान से देखते जाएं। आज हम पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण सभ्यता जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। सामान्य में हम इसको कह सकते हैं, ये स्वतंत्र भारत में खोजा गया खोजी गई पहली सभ्यता है, सीधी देख लो, या पहला पुरातात्विक स्थल है। स्वतंत्र भारत में खोजी गई पहली सभ्यता है। या आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में ये खोजा गया पहला पुरातात्विक स्थल है कालीबंगा सभ्यता की खोज। हम खोज के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं कि 1952 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 51 की लिखा हुआ है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। इसका उत्खनन कार्य 1961 में ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, किया था, सीधा लिख लो। स्थान की भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब पढ़ चुके हैं। स्थान ये हनुमानगढ़ जिले में गग्गर या सरस्वती नदी के नाली या पाट क्षेत्र की सभ्यता है। ये सामान्य जानकारी है कालीबंगा सभ्यता की। लेकिन प्रश्न इतना आसान नहीं आता है कि हम इनसे हल हो जाए। प्रश्न घूमकर आता है इसके संदर्भ में। तो पहला तो इसका नामकरण की बात आती है, तो याद रहे कि काले रंग की चूड़ियों के
कारण सिंधी भाषा में इसका नाम कालीबंगा पड़ा। लेकिन ये काले रंग की चूड़ियां किसकी हैं? तो काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा। लेकिन ये काले रंग की चूड़ी मिट्टी की है। किसकी है? मिट्टी की बनी हुई है। याद रहे, ऐसे नहीं है, मैं कह रहा हूं ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। एक नगरीय सभ्यता है। एक नगरीय सभ्यता है। एक आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता है। इसे कांस्य युगीन सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता है, एक आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इस सभ्यता का समय काल 2350 ईस्वी पूर्व से ये 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य की एक नगरीय सभ्यता है। एक सिंधु घाटी सभ्यता की एक सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता को गरीबों की बस्ती कहते हैं। इसे गरीबों की बस्ती क्यों कहा जाता है? इसे गरीबों की बस्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मिट्टी की मोहर या मुद्रा प्राप्त हुई है। और यहाँ मिट्टी के मिट्टी का पैमाना और मिट्टी की मोहर या मुद्रा प्राप्त होने के कारण इसे गरीबों की बस्ती कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहते हैं। तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। इसे मिट्टी की मोहर या मुद्रा, मिट्टी के पैमाने प्राप्त होने के कारण इसे गरीबों की बस्ती कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता, एक बहुत बड़ा प्रश्न मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। एक 5 स्तर है। कालीबंगा सभ्यता को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। 5 स्तरों में विभाजित किया गया है। इनमें से 5 स्तरों में से प्रथम, द्वितीय और सीधा ही बता देता हूं, प्रथम और द्वितीय 2 स्तर हड़प्पा से भी प्राचीन है। और तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये हड़प्पा के समकालीन है। हड़प्पा के समकालीन है। याद रहे 5 स्तर है। प्रथम और द्वितीय स्तर हड़प्पा से भी प्राचीन है। अब हड़प्पा से भी प्राचीन होने के कारण इसे प्राक हड़प्पा भी कहते हैं। प्राक हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है प्राक हड़प्पा कालीबंगा को? तो ध्यान से सुने। कालीबंगा 5 स्तरों में विभाजित है। प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर हड़प्पा से भी प्राचीन होने के कारण इसे प्राक हड़प्पा कहते हैं। तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तर हड़प्पा के समकालीन है। इसे प्राक हड़प्पा ये 2 भागों में विभाजित की गई है। इसको दुर्गीकृत और अदुर्गीकृत 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक बार दोबारा देखिए, फिर मैं इस पर आगे चलूंगा। कालीबंगा सभ्यता ये 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व के मध्य की एक सभ्यता है। एक कांस्य युगीन सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता है, एक आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला पुरातत्व स्थल है, क्योंकि इससे पहले जो भी भारत में खोजे गए पुरातात्विक स्थल या सभ्यता वो पाकिस्तान में चले गए भारत विभाजन में। लेकिन उसके बाद स्वतंत्रता के बाद अगर खोजा गया पहला कोई पुरातात्विक स्थल या सभ्यता है वो कालीबंगा है। खोज 1952-53 अम्मागंज घोष ने की। उत्खनन कार्य 1961 में खुदाई
ब्रजवासी लाल बाल कृष्ण थापर ने किया। स्थान ये हनुमानगढ़ जिले में गग्गर या सरस्वती नदी के पाट या नाली क्षेत्र की एक सभ्यता है। काले रंग की चूड़ियों के कारण, मिट्टी की काले रंग की चूड़ियों के कारण सिंधी भाषा में इसका नाम कालीबंगा रखा गया। यह मिट्टी का पैमाना, नाप तोल का पैमाना मिट्टी का बनाया गया। मिट्टी की ही मोहर या मुद्रा मिली है, इसीलिए इसे गरीबों की बस्ती कहते हैं। इसके सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहते हैं। 5 स्तरों में विभाजित है। प्रथम और द्वितीय हड़प्पा से भी प्राचीन है, इसलिए इसे प्राक हड़प्पा कहते हैं। ये दुर्गीकृत अदुर्गीकृत 2 भागों में विभाजित किया गया है। हाँ, मैं आपसे बता रहा था कि कालीबंगा सभ्यता की प्राक हड़प्पा क्यों कहते हैं। इसको दुर्गीकृत अदुर्गीकृत 2 भागों में बांटा गया है। इसे गरीबों की बस्ती, ये मैंने आपको सब कुछ बताया। आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, वो देखिए। कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक सभ्यता है। और इस कालीबंगा सभ्यता से और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वो देखिए। कालीबंगा सभ्यता में 3 प्रकार की ईंटों का उपयोग था। इसमें 3 प्रकार की ईंटों का उपयोग था। जैसे भवन निर्माण में कच्ची ईंट, भवन निर्माण में कच्ची ईंट, सड़क निर्माण में पक्की ईंट और नंबर 3 फर्श निर्माण में अलंकृत ईंट। ये 3 प्रकार की ईंटों का इस सभ्यता में उपयोग होता था। कालीबंगा सभ्यता इतिहासकार केनेडी के अनुसार संसार में सबसे प्राचीन भूकंप के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता में ही प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार केनेडी के अनुसार संसार में सबसे प्राचीन भूकंप के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता में ही प्राप्त हुए हैं। इतिहासकार केनेडी कहता है कि कालीबंगा सभ्यता का विनाश इस भूकंप और संक्रामक भूकंप के बाद संक्रामक रोगों से इस सभ्यता का विनाश हुआ। अर्थात रोग के भी यहाँ लक्ष्य रोग के होने के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि जुते हुए खेत और खेतों में बेजर कृषि के प्रमाण इसी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। बेजर कृषि, जैसे एक ही खेत है। बेजर कृषि का मतलब होता है जैसे ये एक खेत है और एक खेत में एक साथ ही 2 फसल, जैसे जौ और गेहूं, ये 2 फसल एक साथ बोई जाती थी। जैसे गेहूं, जौ, चना, इनकी खेती को हम बेजर कृषि कहते हैं। और बेजर कृषि के प्रमाण यहाँ मिले हैं। लेकिन यहाँ की जो बेजर कृषि है वो जौ और गेहूं की थी। याद रहे सब। कालीबंगा सभ्यता में नगर निगम के प्रमाण प्राप्त हुए। इस सभ्यता में नगर निगम और
बैल की खंडित खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई है। यहाँ 1985 में एक संग्रहालय स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में ये खंडित बैल की मूर्तियां इस सभ्यता में खोजी गई, वो रखी गई है। इस सभ्यता में 7 हवन कुंड प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन हवन कुंड में पशुओं की हड्डियां मिली हैं, पशुओं की हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सभ्यता में बलि प्रथा का प्रचलन था। हवन कुंड जिसमें हवन होता था, उन हवन कुंडों में पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग बलि प्रथा का आयोजन करते थे। आपने देखा होगा सर, वैसे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी यहाँ की, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी यहाँ की, क्योंकि यहाँ एक कुमार देवी की चित्रकृति प्राप्त हुई है। कुमार देवी की चित्रकृति प्राप्त होने से स्पष्ट होता है कि यह मात्र सत्तात्मक था। आपने सर कालीबंगा सभ्यता से एक और अच्छा प्रश्न आप यहां बनता है। जुते हुए खेत याद रखें, बेजर कृषि याद रखें। यहाँ मौसो पोटा मियाकी बेलनाकार मुद्रा भी प्राप्त हुई है। यहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता की बेलनाकार मुद्रा कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त हुई है। कालीबंगा सभ्यता से बहुत बड़ा प्रश्न आता है, वो ये है कि यहाँ सामूहिक जीवन के भी प्रमाण हैं, सामूहिक जीवन के भी उल्लेख प्राप्त हुए हैं। यहाँ ऊंट कुत्ते पशुपालन के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ समकोण प्रकार की सड़क थी। यहाँ की लेखन शैली वही सिंधु घाटी सभ्यता की तरह सैंधव शैली में लेखन कार्य किया जाता था। कालीबंगा सभ्यता में एक प्रश्न बहुत बढ़िया जो बनता है, वो ये बनता है कि कालीबंगा सभ्यता एक सभ्यता है। आपसे पूछ लिया जाए एक सभ्यता है, तो आपसे कांस्य युगीन सभ्यता कहेंगे। कैसी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण सभ्यताओं में स्थान रखती है कालीबंगा सभ्यता। देखिए सर, इसी प्रकार कालीबंगा सभ्यता से और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं वो देखिए। कालीबंगा भूकंप वाला प्रश्न है। इतिहासकार केनेडी के अनुसार भूकंप के प्रमाण, हाइड्रोस्फीसिस रोग के प्रमाण, जहां जल कपाली एक प्रश्न आता है, जल कपाली के प्रमाण। जल कपाली क्या है? जल कपाली के प्रमाण में है। जल कपाली क्या है? यहाँ एक प्रकार की शैल्य चिकित्सा थी। इस शैल्य चिकित्सा पद्धति ये गर्म डाम पद्धति से की जाती थी। खोपड़ी को धातु से चीर करके और शैल्य चिकित्सा की जाती थी, पानी वगैरह निकाल दिया जाता, इसे जल कपाली कहा जाता है। एक बालक की खोपड़ी में इस प्रकार के क्षेत्रों की हड्डियों का प्रमाण कंकाल मिला है। यहाँ शैल्य चिकित्सा के प्रमाण प्राप्त हुए हैं जो डाम पद्धति से की जाती थी। ये कालीबंगा सभ्यता से एक आने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालीबंगा सभ्यता, एक प्रश्न और यहां बनता है कि कालीबंगा सभ्यता नंबर 2 रंग महल सभ्यता और तीसरी है पीली बंगा सभ्यता। ये तीनों ही
तीनों सभ्यताओं में जितने भी आभूषण प्राप्त हुए हैं, ये तीनों ही आभूषण ये गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय बीकानेर में रखे गए हैं। ये संग्रहालय 1937 में एलपी तेस्ती टोरी ने स्थापित किया था। बीकानेर के शासक गंगा सिंह के अनुमति से ये गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय बीकानेर में स्थापित किया गया। इसके संस्थापक एलपी तेस्ती टोरी थे। इसका उद्घाटन करने लॉर्ड लिनलीथ को आए थे। इसमें कालीबंगा, इस संग्रहालय में कालीबंगा, रंगमहल और पीलीबंगा, इन तीनों ही सभ्यताओं में जो आभूषण प्राप्त हुए हैं वो इस गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय में रखे गए, जो बीकानेर में 1937 में स्थापित किया गया। सर, एक प्रश्न है, इस सभ्यता की पहली बार जानकारी किसने दी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी खोज किसने की, खोज तो वही अमलानंद घोष आएगा, लेकिन इसकी पहली बार इसकी जानकारी एलपी तेस्ती टोरी ने ही दी थी। याद रहे इस प्रश्न को। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कालीबंगा सभ्यता की खोजकर्ता तो वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तो 51 डेट है, लेकिन हमें कंपटीशन में ये रखना है यार, 52-53 में अमलानंद घोष ने की थी। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे नहीं आए और प्रश्न ऐसे आए कि कालीबंगा सभ्यता की पहली बार जानकारी दी थी, तो पहली बार ऐतिहासिक जानकारी एलपी तेस्ती टोरी ने दी थी। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए। लंबी वीडियो हो इसलिए मैंने कुछ प्रश्न जो कल बताऊंगा इसके आगे। आप प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको आज सभ्यताओं के प्राचीन अवशेषों के बारे में बताया। इसी क्रम में कल मैं आगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता लूंगा। आप भी घर बैठ के पढ़ना, साथ साथ नोट करते जाना, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप मुझे बताएंगे। मेरा देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका जो टॉपिक है वो मैं आपके अनुसार ही ले रहा हूं, इसलिए आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे देखा मैंने कई विद्यार्थियों को कि ऐसे वीडियो डालते हैं, देखने में थोड़ा सा आध घंटे का समय आप नहीं दे सकते हो। अगर ये समय दे दिया और आपने देख लिया तो आप किसी भी कंपटीशन को पास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।